हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। घर पर बैठे बैठे क्या करना है, चलिए करते हैं कुछ काम। अर्थात आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत पोषक पदार्थ और उसके भी अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स की चर्चा हम कर रहे हैं। तो पोषक पदार्थ तो आप लोग समझते होंगे। पोषक पदार्थ देखिए, पोषक पदार्थ अर्थात न्यूट्रिएंट्स। पोषक पदार्थ अर्थात न्यूट्रिएंट्स, ध्यान दीजिएगा। पोषक पदार्थ अर्थात न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? पोषक पदार्थ नहीं, किसी भी चीज में वृद्धि होने के लिए, विकास होने के लिए। वैसे तो वृद्धि और विकास आपस में बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत उसमें मेजर डिफरेंस है, बट इतना जानिए कि वृद्धि होने के लिए, ग्रो करने के लिए उसको जरूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप पढ़े होंगे शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करता है वो करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर हम कार्बोहाइड्रेट्स का स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का स्टडी करेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, किससे निर्माण हुआ है इसका, क्या काम है इसका, किस अनाज को, किस फल को खाने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होगी। चलिए तो देखते हैं आज का क्लास। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़ा होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप याद रखिएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये तीनों 1:2:1 इस अनुपात में मिलता है, तब ये तीनों मिलकर एक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। बात समझ रहे ना? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात मिलकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्लियर हुआ? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना, कहते हैं। समझे कि नहीं? जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में मिलकर एक कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्लियर है? रासायनिक रूप से, रासायनिक दृष्टि से, है ना, रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि जल द्वारा, है ना, कार्बोहाइड्रेट जल के अपघटन द्वारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाते हैं। तो याद रखिएगा, रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट जल के अपघटन द्वारा क्या बनाते हैं? याद रखिएगा, क्या बनाते हैं? हमेशा याद रखिएगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड बनाते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। किससे भाई? तो जल के अपघटन द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स रासायनिक दृष्टि से क्या बनाते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ है। शरीर का लगभग 70 से 75% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स देती है। याद रखिएगा, 70 से 75% एनर्जी जो है वो लेवल कहां से प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है शरीर को। समझे? अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। ये हैं 3 कार्बोहाइड्रेट्स हैं 3। पहला मोनोसेकेराइड। अब बात आती है कि मोनोसेकेराइड है क्या, इसको समझते हैं। मोनो मतलब क्या?
मोनो अर्थात एक, मोनो मतलब मोनो का अर्थ हुआ एक, और सैकेराइड का अर्थ हुआ शर्करा, सैकेराइड का अर्थ है शर्करा। कहने का मतलब है ना, कि मोनोसैकेराइड्स एक सरल कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें शर्करा की केवल एक इकाई होती है, जिसमें शर्करा की केवल एक इकाई होती है। इसका यही अर्थ हुआ शर्करा होगी लेकिन कितनी, एक, तो हम कहेंगे मोनोसैकेराइड्स हुआ। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझते चलिएगा, है ना। तो क्या समझे इसमें कि मोनोसैकेराइड्स में शर्करा की केवल एक इकाई होगी, तो उसे हम मोनोसैकेराइड्स कहेंगे। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल की यदि बात करें तो ग्लूकोज। अब आते हैं ग्लूकोज में। अब आप देखो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज शरीर का ईंधन की उपमा इसे प्राप्त है। शरीर के ईंधन, ईंधन तो आप समझते होंगे फ्यूल, नहीं, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता, उसका वो फ्यूल, शरीर चलने के लिए भोजन की आवश्यकता, पोषक तत्व की आवश्यकता, ये सब की सब क्या है, फ्यूल है, ईंधन है, इसकी जरूरत है हमें। तो ग्लूकोज को शरीर के ईंधन की उपमा दी गई है। शरीर में यदि ईंधन खत्म हो जाए तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यही ग्लूकोज दिया जाता है। क्लियर है। उदाहरण में है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अब आ जाओ फ्रक्टोज में, देखो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को आपने सबसे मीठी शर्करा का नाम सुना होगा। फ्रक्टोज क्या है, सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज, याद रखिएगा, मीठी शर्करा। फ्रक्टोज क्या है, मीठी शर्करा है। साथ ही साथ ये क्या है, फल से प्राप्त होती है, फल से प्राप्त होती है, यानी ये फल में पाया जाता है। फ्रक्टोज मीठी शर्करा भी है, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जाता है। तो ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, नहीं माइनोज हुआ, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, माइनोज, माइनोज, ट्राइओज, देखो वो इसको एकदम याद रखना, ट्राइओज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। आपको क्वेश्चन यहां कैसे घुमाएगा, कहेगा इनमें से कौन मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ध्यान से समझिएगा, तो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो क्या क्या मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये याद रहेगा आपको, तभी तो आप अलग कर पाएंगे ना। तो आप कहिएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माइनोज, ट्राइओज एक्सेट्रा। क्लियर है, ये सब के सब मोनोसैकेराइड्स होगा। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। दूसरा नंबर है ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। अब ध्यान देना है कि ओलिगोसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है। तो ओलिगो का अर्थ होता है, ओलिगो है ना, ओलिगो का अर्थ होता है एक से अधिक, एक से अधिक। ओलिगो का अर्थ होता है एक से अधिक। अभी तुरंत आपने पढ़ा कि सैकेराइड का अर्थ होता है शर्करा, सैकेराइड का अर्थ होता है शर्करा, ओलिगो का अर्थ होता है एक से अधिक। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझते चलेगा चीजों को। कहने का अर्थ है कि दो या दो से अधिक, एक से अधिक कहने का अर्थ है। ओलिगो में आप ये भी कह सकते हैं कि 2 से 10 तक। तो एक या एक से अधिक शर्करा मोनोसैकेराइड मिलकर क्या करेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स का निर्माण करेंगे। तो यदि 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तब कहलाएंगे डाइसैकेराइड्स। 3 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे कहलाएंगे ट्राइसैकेराइड्स। क्लियर है, क्या कहलाएंगे, ट्राइसैकेराइड्स। तो 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर एक डाइसैकेराइड्स का निर्माण करता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा माल्टोज, माल्टोज। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या है, माल्टोज। अब आती है बात कि माल्टोज क्या है।
एक डाइसैकेराइड्स का उदाहरण है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड्स का एग्जाम का उदाहरण है। और ग्लूकोज यानी दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर एक डाइसैकेराइड्स का निर्माण करेगा, है ना। और ये दोनों आपस में जुड़ा होगा किस बंध से? ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा। ग्लाइकोसाइडिक, ये किससे जुड़े होंगे? तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध, है ना, ये इसके बंध द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं और माल्टोज का निर्माण करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि दो मोनोसैकेराइड मिलकर एक डाइसैकेराइड्स का निर्माण करेंगे। और है उदाहरण में, जैसे और भी बहुत है, जैसे आप माल्टोज देखा, सुक्रोज और फ्रक्टोज मिलकर, सुक्रोज और फ्रक्टोज जब ये दोनों मिलता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ता है, तो निर्माण होता है किसका? देखिए, सुक्रोज और प्लस फ्रक्टोज जब दोनों मिल जाता है तब बनता है सुक्रोज। सुक्रोज बनता है, ये सुक्रोज है। सुक्रोज प्लस फ्रक्टोज, नहीं शायद सुक्रोज नहीं, ये ग्लूकोज कीजिए, ग्लूकोज, सुक्रोज नहीं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब दोनों मिलती है तो सुक्रोज का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड्स है। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड्स है। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड्स है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, है ना, इससे क्या बनता है? तो ये बनेगा लैक्टोज। क्लियर हुआ? तो आपने देखा कि डाइसैकेराइड्स का उदाहरण कितने हुए? 3 हुए। क्या क्या हुए? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों जो है डाइसैकेराइड्स का उदाहरण हुआ। और ये किससे जुड़ा होगा? तो ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। क्लियर हो रहा है? आपने अभी पढ़ा यहां पर कि तीन को यदि मोनोसैकेराइड्स मिलेगा तो ट्राइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, 2 को मिलेगा तो डाई मिलेगा, और 2 से 10 तक का रेंज है वो ओलिगोसैकेराइड्स का है। क्लियर है? क्लियर है? अब ओलिगोसैकेराइड्स क्या क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स क्या क्या है? तो ओलिगोसैकेराइड्स में ही कौन आएगा? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, और तीनों मिलकर के डाइसैकेराइड्स का निर्माण करता है, और ये ओलिगोसैकेराइड्स हुआ। क्लियर है? तीसरा नंबर देखेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड, अब देखो पॉलीसैकेराइड क्या है? तो पॉली का अर्थ होता है 10 से अधिक, 10 से अधिक यानी 10 से 1000 का रेंज में पॉलीसैकेराइड। और सैकेराइड तो जानते हो, तुरंत अभी बताया, सैकेराइड क्या होता है? सरकड़ा होता है ना। सैकेराइड क्या होता है? सरकड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाई के जुड़ने से पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स के मिलने से पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल में स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, है ना। स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, काइटिन हुआ, ग्लाइकोजेन एक्सेट्रा। यानी ये सब के सब पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल है। क्या है? पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल है। नहीं, और तो और क्या कि जब एक मोनोसैकेराइड्स तथा एक डाइसैकेराइड्स आपस में मिलता है, हमेशा याद रखिएगा इसको, दूसरे शब्दों में हम व्यक्त कर रहे हैं कि जब एक मोनोसैकेराइड है ना और 2 डाइसैकेराइड जब आपस में मिलता है तब फिर किसका निर्माण होता है? पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है। और ये किस बंध द्वारा जुड़ता है? तो ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ता है।
किसके द्वारा जुड़ता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ता है। क्लियर है? जैसे क्या? ग्लाइकोजन नहीं, जैसे ग्लाइकोजन नहीं, जैसे स्टार्च, जैसे सेलुलोज। क्लियर है? अब यहां पर क्वेश्चन कैसे घुमाएगा? कहेगा बताइए पौधे से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन है? तो आप कहिएगा स्टार्च है, सेलुलोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है। सब के सब कहां से प्राप्त होता है? पौधा से नहीं, स्टार्च पौधा से, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज कहते हैं, सेलुलोज पौधा से, स्टार्च पौधा से, सुक्रोज पौधा से, फ्रक्टोज फल पौधा प्लांट से। क्लियर है? कहता है जंतुओं से प्राप्त होने वाले कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? तो ग्लाइकोजन, यकृत से प्राप्त होता है ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट, यकृत। क्लियर है? कहेगा दूध से, तो दूध से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज। क्लियर है? दूध से लैक्टोज, जंतु से ग्लाइकोजन। क्लियर है? जंतुओं से ग्लाइकोजन, पौधा से क्या? सेलुलोज, स्टार्च, सुक्रोज और फ्रक्टोज। क्लियर है? अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि बताइए कि कार्बोहाइड्रेट्स, सर आपने पढ़ा दिया कार्बोहाइड्रेट्स के क्या कार्य हैं, ये हमारे शरीर में आकर क्या करते हैं, इसके बारे में तो बताया ही नहीं। चलिए तो चलते हैं हम लोग, अब इसके कार्य के बारे में देखते हैं, इसका कार्य क्या है। एकदम याद रखिएगा, बिल्कुल भूलने का चीज नहीं है। एग्जाम में एकदम पूछा जाएगा क्वेश्चन इससे। कौन मोनोसेक्राइड्स है, कौन डाइसेक्राइड्स है, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनती है। समझ गए? तो चलिए, तो क्वेश्चन है कि भाई ये कार्य क्या है इसके। तो देख लो, इसके 5 कार्य हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के 5 कार्य हैं। पहला कार्य क्या है? तो कुछ भी, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है। दूसरा क्या? बाह्य कंकाल का निर्माण करती है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, बाह्य कंकाल का निर्माण करना, शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करना, शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करना। नहीं, विटामिन सी का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? विटामिन सी का निर्माण करना, विटामिन सी का निर्माण करना। और शरीर में भोजन संचय करना, संचय नहीं, ये 5 कार्य किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें पूछेगा इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य नहीं है। तो आपको जानना होगा ना कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, शरीर में बाह्य कंकाल का निर्माण करना, शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति करना, विटामिन सी का निर्माण करना, भोजन संचय करना। अब कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य सीख गए। एक क्वेश्चन अभी भी छूट रहा है। क्वेश्चन क्या छूट रहा है? स्रोत क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। जैसे गेहूं खाइए, रोटी है ना, चावल है ना, आलू, शकरकंद, सलजम, चुकंदर, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया है ना, चावल हो गया, आलू हो गया, आम हो गया, दूध हो गया, केला हुआ, ये सब आम, दूध, केला है ना, आम भी जरूरत पड़ता है, केला से भी खाइएगा तो होगा, शहद से नहीं, शहद से और क्या कर सकते हैं आप, केला बताया, शकरकंद है ना, मक्का, भुट्टा का नाम सुने होंगे, मक्का, बाजरा है ना, एक्सेट्रा करते हैं। यानी ये सारा चीज खाने से आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति होगी और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब क्वेश्चन की बारी है, आपने पढ़ लिया पूरा कार्बोहाइड्रेट्स, क्वेश्चन की बारी है। एक बार देख लो स्रोत किससे किससे, गेहूं, चावल, आलू, शकरकंद, सलजम, चुकंदर, आम, दूध, केला, शहद, मक्का, बाजरा, ये सब स्रोत है नहीं। तो चलिए, तो अब बारी है क्वेश्चन की। कार्बोहाइड्रेट से 3 क्वेश्चन मैं आपको करूंगा और इस तीनों क्वेश्चन का यदि आप पढ़े, कुछ सीखे और तब
जीनियस बनने का समय आ गया। अब आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टाइप करिए फटाफट। क्वेश्चन है, इनमें से कौन डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है? सुनिएगा ध्यान से, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। इनमें से कौन डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है? ऑप्शन पहला है फ्रक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है लैक्टोज, चौथा है स्टार्च। इनमें से कौन डाइसैकेराइड्स है? आंसर दीजिए। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है एक क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, फल शर्करा किसके अंतर्गत आता है? फल शर्करा किस एक के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है पनीर, है ना, सॉरी पनीर नहीं। ऑप्शन पहला है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। क्लियर है? फिर से सुनिए, फल शर्करा किस एक के अंतर्गत आता है? मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत क्या है? तीसरा क्वेश्चन, पहला ऑप्शन में है पनीर, दूसरा में है सोयाबीन, तीसरा में है मक्का, चौथा में है बादाम। फिर से, कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत क्या है? पनीर, सोयाबीन, मक्का, बादाम। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें, और इसका आंसर आपको मैं पहले बता चुका हूं। आंसर ढूंढने में परेशानी है तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लें, आपको इस तीनों का आंसर हूबहू मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।